ये विद्यार्थियों एचआर सर क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है, वेलकम है और अभिनंदन है। जीके के छोटे पैकेट्स हम आप लोगों को दे रहे हैं। कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की बुक में से सभी एग्ज़ाम्स में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। रीट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है और इसके अलावा रीट के अलावा राजस्थान पुलिस में भी पूछे जाते हैं, एसएससी में भी पूछे जाते हैं। टॉपिक है अपना मौर्य प्रशासन की न्याय व्यवस्था। मौर्य प्रशासन के समय न्याय व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। ध्यान से सुनेंगे, पूरी क्लास देखेंगे। अगर ध्यान से सुनेंगे, पूरी क्लास देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे ना, तभी एग्ज़ाम में सही ऑप्शन चुनेंगे और आप लोग टॉप पे आओगे। अब की बार आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी, ठीक है ना। न्याय व्यवस्था जो है उसमें क्या था कि न्याय प्रशासन का जो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था वह कौन होता था? राजा होता था। मौर्य काल में कौन होता था? राजा। आप ध्यान में रखेंगे, न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? राजा होता था। समझ गए? मतलब क्या समझे कि न्यायालय चाहे कोई भी डिसीजन दें, लेकिन फिर भी अगर वह संतुष्ट नहीं है तो राजा ही उसको फाइनल करता था कि इस केस की में निर्णय सही है या गलत है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति राजा के पास जाना चाहे तो राजा न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अब उस समय न्याय व्यवस्था कैसी थी? जैसे अपने गांव में कोई न्यायालय नहीं होता है, लेकिन अपने क्या है, जो ब्लॉक स्तर पे या अपन कहेंगे तहसील स्तर पे न्यायालय होते हैं, फिर जिले स्तर पे होते हैं। तो यहाँ पर क्या था? ग्राम न्यायालय था। ग्राम न्यायालय होते थे। संग्रहण ग्राम न्यायालय के बाद पूछ ले मौर्य प्रशासन में न्याय व्यवस्था का सही क्रम क्या है। या न्यायालयों का पहले तो ग्राम न्यायालय होते थे, गाँव में ग्राम न्यायालय होते थे। उसके बाद संग्रहण न्यायालय थे, फिर द्रोणमुख न्यायालय थे, फिर स्थानीय न्यायालय थे, फिर जनपदीय न्यायालय थे। ठीक है, जनपदीय न्यायालय। ये ध्यान में रखना, कौन कौन सा सही क्रम ध्यान से स्टडी कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सही क्रम आपको सिलेक्ट करना होता है। तो ग्राम न्यायालय, संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद। ठीक है, ये आप लोग यहाँ से भी ध्यान में रखेंगे। ये क्रम संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद। जनपद में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि जनपद सबसे बड़ा है, तो ये तो समझ जाओगे आप लोग। लेकिन यहाँ कन्फ्यूज मत हो जाना। संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद, फिर ग्राम न्यायालय। सबसे छोटा जो स्टार्ट कहाँ से होता है? ग्राम न्यायालय से होता है। सबसे ऊपर कौन है? जनपद। लेकिन मौर्य प्रशासन में केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? सबसे ऊपर का जो न्यायालय है, केंद्रीय न्यायालय, कहाँ स्थित था? तो आप बताएंगे पाटलिपुत्र में। कौन से पुत्र में? पाटलिपुत्र जगह का नाम है, किसी का पुत्र नहीं है, ये मत समझ लेना। पाटलिपुत्र केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? मौर्य साम्राज्य में या मौर्य प्रशासन में केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? पाटलिपुत्र में स्थित था। याद रखना, यह है सबसे, इन सब का निर्णय पाटलिपुत्र में होता था। ये समझिए, कोई भी विवाद हो गया न्याय व्यवस्था में तो पाटलिपुत्र। तो केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? पाटलिपुत्र में स्थित था। न्यायालय दो प्रकार के होते थे उस समय। न्यायालय दो प्रकार के हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब, कोई भी न्यायालय क्या होता है? कोई न्याय करता है, किसी भी विवाद का कोई झगड़ा हो गया या और कोई बात है, झगड़ा किसी से भी हो सकता है। जब किसी राज्य के, किसी देश के व्यक्ति आपस में लड़ें, एक तो ये हो जाए, और दूसरा क्या है, और कौन लड़े? ठीक है, देश के व्यक्ति आपस में लड़े और सरकार के और किसी व्यक्ति के बीच में भी किसी निर्णय के बारे में मतभेद हो सकता है, किसी कार्य के बारे में मतभेद हो सकता है। तो लड़ाई दो तरह की हो सकती है। तो प्रजा के बीच में और प्रजा और राजा के बीच में, दोनों बात हो गई ना। तो राज्य के बीच में हो तो दो प्रकार के न्यायालय थे। सभी न्यायालय कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के। एक तो धर्मस्थीय न्यायालय और एक कंटक शोधन न्यायालय। आप लोगों से पूछ सकते हैं कि मौर्य काल में कितने प्रकार के न्यायालय होते थे? तो दो प्रकार के न्यायालय थे। एक तो धर्मस्थीय और दूसरा कंटक शोधन। एक तो धर्मस्थीय और दूसरा कंटक शोधन। आप ये ध्यान रख सकते हैं, धर्म कंटक। एक तो धर्मस्थीय और दूसरा कंटक। धर्म कंटक दो प्रकार के न्यायालय थे, एक तो धर्म और दूसरा कंटक। आगे बात समझ में? धर्मस्थीय न्यायालय और कंटक शोधन न्यायालय। अब धर्मस्थीय न्यायालय में कौन बैठता था? यहाँ तो न्यायाधीश बैठते हैं। वहाँ पर 6 आदमी थे उसमें। उस न्यायालय में कितने व्यक्ति बैठते थे? 6 व्यक्ति बैठते थे। 3 का नाम था, 3 उनका जो पद दिया गया था उनको धर्मस्थ कहते थे। 3 व्यक्ति धर्मस्थ कहलाते थे और 3 अमात्य कहलाते थे। 3 धर्मस्थ और 3 अमात्य
ये मिलकर के न्याय करते थे, किसी विवाद का निपटारा करते थे। फिर कंटक शोधन जो न्यायालय है उनमें जो 3 व्यक्ति और 3 व्यक्ति 6 व्यक्ति बैठते थे, 6 अधिकारी बैठते थे उस न्यायालय में, लेकिन 3 तो किस पद पर थे? प्रदृष्टि और 3 अमात्य। 3 प्रदृष्टि व 3 अमात्य जो होते कंटक शोधन न्यायालय का प्रशासन संभालते थे। यह ध्यान में रखना कि भाई कंटक में तो 3 प्रदृष्टि और अमात्य, अमात्य तो दोनों में आ गया, इसका मतलब धर्मस्थ्य में तो धर्मस्थ आ जाएगा और कंटक शोधन में प्रदृष्टि, अमात्य दोनों में है। 3 अमात्य तो दोनों में पाए जाते थे, और लेकिन 3 इसमें तो धर्मस्थ हो गया धर्मस्थ्य में तो, और इसमें अमात्य प्रदृष्टि हो गया। आगे बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट, न्याय व्यवस्था से महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं कि धर्मस्थीय न्यायालय कैसे थे, किस प्रकार के न्यायालय थे? धर्मस्थीय न्यायालय थे दीवानी न्यायालय। दीवानी क्या होती है? वैसे नहीं तेरी हो गई दीवानी रे, ऐसा नहीं है। दीवानी, दीवानी क्या है? दीवानी न्यायालय जो चोरी, डाके, लूट, ठीक है, मारपीट, मानहानि, गाली गलौच अगर आपस में हो जाए, कोई चोरी करके ले आए किसी चीज़ का, कोई डाका डाले, किसी का मर्डर कर दे, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? दीवानी न्यायालय में आती हैं। किस में आती है? दीवानी। ठीक है, दीवानी। तो आप इसको ये ऐसे याद, आप लोगों से पूछ ले धर्मस्थीय न्यायालय किस प्रकार के न्यायालय थे? धर्मस्थीय न्यायालय किस प्रकार के न्यायालय थे? तो याद रखना धर्म दीवानी। किसकी दीवानी? धर्म दीवानी। यानी कि धर्मस्थीय न्यायालय जो थे वो दीवानी न्यायालय थे। धर्मस्थीय न्यायालय किस प्रकार के थे? दीवानी न्यायालय थे। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, दीवानी न्यायालय में किस प्रकार के, आप लोगों से अगला प्रश्न बन सकता है, पूछ सकते हैं इसके बारे में कि धर्मस्थीय न्यायालयों के बारे में वर्णन कीजिए। 3 नंबर का 10th क्लास में प्रश्न आ गया। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? 2 नंबर का आ गया कि धर्मस्थीय न्यायालय जो थे दीवानी प्रकार के न्यायालय थे। किस प्रकार के न्यायालय थे? दीवानी प्रकार के न्यायालय थे। और चोरी, डाके, लूट के मामलों की सुनवाई इस न्यायालय में होती थी, इस कोर्ट में होती थी। चोरी करके ले आए, कोई डाका डाल के ले आए, कोई लूटपाट हो गई, तो उसका निर्णय कहाँ पर होता था? उसका न्याय किस में मिलता था? धर्मस्थीय न्यायालय में मिलता था। और कुवचन, कोई गाली गलौज हो कर दिया, किसी ने मानहानि कर दी, किसी का इंसल्ट कर दी और मारपीट कर दी, तो उसका भी फैसला कौन से न्यायालय में होता था? धर्मस्थीय न्यायालयों में किया जाता था। तो आप ध्यान में रखो कि मौर्य प्रशासन में चोरी, डाके, लूट के जो मामले थे उनको क्या कहा जाता था? साहस कहा जाता था। साहस, साहस किसे कहा जाता था? कि मौर्य काल में चोरी करने वाले, डाका डालने वाले, ये जो मामले थे ना, चोरी करना, डाका डालना, लूटपाट करना, इनको साहस कहा जाता था। तो साहसिक मामले कहाँ पर लिए जाते थे? दीवानी न्यायालयों में। दीवानी न्यायालय कौन सा था? धर्मस्थीय न्यायालय दीवानी न्यायालय थे। मैं तो धर्म की दीवानी हूँ, ठीक है, मैं तो धर्म की दीवानी हूँ। ऐसा नहीं मत सोच लेना कि मैं तो गोलू की दीवानी हूँ, मैं तो धर्म की दीवानी हूँ। धर्मस्थीय न्यायालय जो थे वो किसकी हैं? दीवानी न्यायालय। धर्मस्थीय न्यायालय किस प्रकार के न्यायालय हैं? दीवानी न्यायालय हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, कंटक शोधन न्यायालय जो है वो फौजदारी न्यायालय है। कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार के न्यायालय हैं? आप लोगों से पूछ ले, एग्जाम में आ जाए, तो फौजदारी न्यायालय है। कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार के न्यायालय थे? फौजदारी न्यायालय। मौर्य प्रशासन में फौजदारी न्यायालय क्या कहलाते थे? फौजदारी न्यायालय क्या कहलाते थे? तो आप आंसर क्या बताएंगे? कंटक शोधन। कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार के थे? ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आप बताएंगे कंटक शोधन जो है, कंटक शोधन न्यायालय फौजदारी न्यायालय है। फौजदारी न्यायालयों का मतलब राज्य व व्यक्ति के बीच में विवादों का निपटारा इन न्यायालयों के द्वारा किया जाता था। राज्य व व्यक्ति के बीच में कोई भी विवाद होता था, उसका निपटारा कंटक शोधन न्यायालयों के द्वारा किया जाता था। फिर क्या किया जाता था? राज्य व व्यक्ति के बीच में विवादों का निपटारा कौन से न्यायालयों के द्वारा किया जाता? मौर्य प्रशासन में कंटक शोधन। कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार के थे? फौजदारी न्यायालय थे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नगर का न्यायाधीश क्या कहलाता था? मौर्य प्रशासन में किसी नगर का न्यायाधीश क्या कहलाता था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। व्यवहारिक महापात्र। व्यवहारिक महापात्र कहलाता था। व्यवहारिक महापात्र किसे कहते थे? मौर्य प्रशासन में नगर का जो न्यायाधीश था उसको व्यवहारिक महापात्र कहा जाता था। फिर जनपद का न्यायाधीश, जनपद का न्यायाधीश जो था वह राजुक कहलाता था। राजुका की मत याद कर लेना, राजुक क्या बोलते रह जाना, राजुक का की नहीं, राजुक। किसका? जनपद का न्यायाधीश राजुक कहलाता था।
बहुत बढ़िया वर्जन है, याद रखना, क्योंकि याद रखेंगे तभी कंपटीशन में टिकेंगे, वरना तो भूंगड़ा का भाव बिकेंगे। याद रखना, याद रखेंगे ना। तो कौन था जनपद न्यायाधीश, क्या कहलाता था? राजूक कहलाता था। वह नगर न्यायाधीश व्यवहारिक महापात्र कहलाते थे। नगर न्यायाधीश क्या कहलाते थे? व्यवहारिक महापात्र कहलाते थे। अब अपन बात करते हैं एक और पर्सन की, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, आपके कंपटीशन की दशा व दिशा चेंज कर सकता है, आपको स्टूडेंट से टीचर बना सकता है, आपको स्टूडेंट से कलेक्टर बना सकता है, आपको स्टूडेंट से पुलिसमैन बना सकता है, आपको स्टूडेंट से फौजी बना सकता है। ठीक है, तो अब ध्यान में रखेंगे, चाणक्य या कौटिल्य के अनुसार कानून के 4 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? कौटिल्य या चाणक्य के अनुसार मौर्य प्रशासन के समय या मौर्य साम्राज्य में कानून के कितने अंग बताए गए हैं? कानून के कितने अंग हैं? किसके अनुसार? चाणक्य के अनुसार। चाणक्य का एक और क्या नाम है? कौटिल्य। आप भी कौटिल्य लीजिए, सर्दी आने वाली है। चाणक्य या कौटिल्य के अनुसार कानून के कितने अंग बताए हैं? 4 प्रमुख अंग बताए हैं। कौन कौन से? धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन, ये जो है वह कौटिल्य, चाणक्य या कौटिल्य के अनुसार मौर्य प्रशासन में कानून के 4 अंग हैं। चाणक्य ने मौर्य प्रशासन में कौटिल्य के इसके मौर्य प्रशासन में कानून के कितने अंग बताए हैं? 4 अंग बताए हैं। ठीक है, अब स्टडी पॉज कर देना, ये मत सोचना पॉज का मतलब थोड़ी देर के रोक लेना और फिर हम आगे स्टडी करेंगे।